पहले आईपीसी चलेगा, उसके बाद से आपका सीआरपीसी चलेगा। और कल से आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम लगाया जाएगा। ताकि अब समय कम है, इधर तबीयत भी खराब हो गई 2-4 दिन, तो आपका थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा समय। और कल से आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम भी 4 दिन दोहरा दिया जाए। फिर आपका एविडेंस भी 3-4 दिन पढ़ाना पड़ेगा। मेन मेन चीज़ें देखिए, आईपीसी से भाई आपका 35 क्वेश्चन बनेगा। यानी कि आईपीसी से आपका 35 क्वेश्चन बनेगा, सीआरपीसी से 25 क्वेश्चन, एविडेंस से 25 क्वेश्चन और पुलिस एक्ट से 15 क्वेश्चन बनता है। ये शेड्यूल रहता है। तो इसीलिए आईपीसी 1-2 दिन और पढ़िए ताकि पूरा कवर हो जाए। मैंने आईपीसी पूरा कवर हो जाए, इसमें छूटे ना कोई बात, क्योंकि भाई क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है। देखिए, हम शुरू किए थे दंडों के विषय में, अध्याय 3 शुरू किए थे धारा 53 से। निकाल लीजिए फिर से। सेक्शन 53 से लेकर और 75 तक में 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं प्री में। आपका यूपी एपीओ में भी क्वेश्चन बना है, कभी 2 तो कभी 3 क्वेश्चन बना है। और सबसे पहले आपका देखना है, फिर हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 आपका धारा 53 से लेकर धारा 75 तक। निकाल लीजिए और बेयर एक्ट में ही चिन्ह लगाते रहिए। 1-2 केस आएगा तो आप बेयर एक्ट में ही लिख सकते हैं। फिर एक बार देखिए, कल लास्ट में बताया भी गया था, फिर हम बता रहे हैं कि आईपीसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कौन कौन सी सजाएं दी जा सकती हैं, इसका उल्लेख आपका सेक्शन 53 में किया गया है। तो मूल रूप से ये भी पूछा गया है कि मूल रूप से 6 प्रकार की सजा थी, लेकिन एक जो प्रकार की सजा है आजीवन निर्वसन या देश निकाला या काला पानी भी कहा जाता है, उसको अब समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में 5 प्रकार की सजाएं हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आजीवन निर्वसन को कब निश्चित किया गया दंड को। बीएचयू एलएलएम से लेकर और तमाम राज्य ये क्वेश्चन बनाए हैं, तो सन याद करके जाना है। कब रिपील किया गया धारा 53 में जो आजीवन निर्वसन था, तो वह सन याद करके जाइए, 1949 लिखा भी है कि 1949, उसको लिख लेना है, लिखा भी है बेयर एक्ट में कि 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा निर्सित। तो सन याद रखिए कब निर्सित किया गया, 1949। फिर कौन सा ये दंड का प्रकार है जो निर्सित किया गया, तो क्रम से भी याद रखना है। चौथा प्रकार था ये, पहला दूसरा कि तीसरा, तो क्रम से भी याद रखना, चौथा प्रकार था तीसरा प्रकार था। फिर अगला क्वेश्चन कि यह किया क्या गया इसके बारे में, तो आपका जवाब रहेगा कि यहाँ से ये समाप्त करके और धारा 53 ए जोड़ी गई है और आजीवन निर्वसन को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कौन सी धारा जोड़ी गई है निश्चित करके इसको, 53 क या 53 ए। देखिए, इसके बाद आपका पहला दंड है मृत्यु दंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा निश्चित है, तो अब तीसरा कारावास हो जाएगा, जो 2 प्रकार का होता है, सादा या कठोर। अब चौथा है आपका संपत्ति की जब्ती और पांचवा है जुर्माना। तो एक सामान्य क्वेश्चन 1-2 बार बना है कि कौन दंड का प्रकार नहीं है, तो जो कोड़े मारना है वह अब दंड का प्रकार नहीं रहा, कोड़े नहीं मारा जाएगा, इसमें है नहीं प्रकार में। इसके बाद आइए आपका 54 मृत्यु दंड का लघुकरण। आपका ये भी क्वेश्चन बनता है कि मृत्यु दंड का लघुकरण कौन कर सकती है, तो एक लाइन का जवाब रहेगा समुचित सरकार। सेक्शन याद रखिएगा किस सेक्शन के तहत,
54 के तहत। और अगला क्वेश्चन यहाँ बना है, अपराधी की सहमत से या अपराधी की सहमत के बिना। तो सहमत के बिना यानी कि अपराधी की रजामंदी की कोई आवश्यकता नहीं। फिर आपका धारा 55 आ जाइए। धारा 55 आजीवन कारावास का लघुकरण। आजीवन कारावास को कम करना तो कौन कर सकती है? समुचित सरकार। अपराधी की सहमत से कि सहमत के बिना, तो अपराधी की सहमत के बिना। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर आजीवन कारावास को कम किया जाता है, लघुकरण किया जाता है, तो वह कितने से अधिक के कारावास का दंड नहीं होगा। यानी कि अब अपराधी कितने वर्ष से अधिक के लिए जेल में नहीं रखा जाएगा, तो वह समय याद रखना है 14 साल। उसको अंडरलाइन कर लीजिए बैरक में। तो यानी कि अगर फिर एक बार देखिए, इसको क्वेश्चन ही आ चुका है कि अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट को कम किया जा रहा है समुचित सरकार द्वारा, तो अब अपराधी अधिकतम कितने दिन तक जेल में रखा जा सकेगा? 14 साल, इससे अधिक नहीं। इस प्रकार आपका 55 भी समाप्त हो गया। धारा 55 ए झारखंड में अभी पूछी गई थी कि समुचित सरकार की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो धारा 55 क में हो सकता है अंदर जाकर पूछ ले कि समुचित सरकार का मतलब क्या हुआ, केंद्र सरकार की राज्य सरकार की दोनों। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। यानी कि अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेक्शन 55 ए है, यह आपका किसके लिए बना है? तो पूरे आईपीसी के लिए नहीं, केवल 2 सेक्शनों के लिए बना है। और वह आपका सेक्शन है 54 और 55। यानी कि धारा 54 और 55 में जो समुचित सरकार शब्द आया है, उसका मतलब बताया गया है किस धारा में? धारा 55 क में। कि समुचित सरकार मतलब क्या हुआ? तो कौन सी सरकार? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार्क कराइए। कौन सी सरकार मानी जाएगी? दोनों। इसके बाद आपका जो 57 से क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन 57 से भी बना है, कई बार एचजीएस में भी बना है और कई राज्यों में भी बना है। फिर एक बार देखिए भाई अच्छे से, 57 को भी अच्छे से आप याद करके जाएंगे। यहाँ से भी कई राज्य क्वेश्चन बनाए हैं। सामान्यतः आजीवन कारावास का मतलब होता है जीवन भर का कारावास। यानी कि जब तक कि अपराधी की मृत्यु न हो जाए, तब तक वह जेल में रहे। लेकिन धारा 57 ये बताती है कि यदि आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी है। दंड भिन्नों का मतलब कि आजीवन कारावास का आधा जहां निकालना हो, तिहाई निकालना हो, चौथाई निकालना हो, पांचवा भाग निकालना हो, छठवां भाग निकालना हो, तो ऐसी कंडीशन में आजीवन कारावास को कितने वर्षों के तुल्य माना जाएगा? 20 वर्ष। कितने? 20 ईयर्स। भाई रट कर जाइएगा। फिर एक बार देखिए मॉडल। अब कब आजीवन कारावास को 20 वर्षों के समान माना जाएगा? दे देगा सदैव माना जाएगा, दे देगा कभी नहीं माना जाएगा, दे देगा जब आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी है तब माना जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या मार्क कराएंगे? कब 20 वर्ष के समान माना जाएगा? जब आजीवन कारावास की गणना किसमें करनी है? दंड भिन्नों में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि दंड भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्षों के समान या तुल्य या इक्वल माना जाएगा,
एक बार सेक्शन भी पूछा गया एचजेएस में, ये प्रावधान किस सेक्शन में है, तो सेक्शन भी याद करना है। कौन सा सेक्शन आईपीसी का? 56। इसके बाद आपका इंटरव्यू में उदाहरण भी पूछ लिया जाता है, और उदाहरण आप जब बताएंगे तो आईपीसी की धारा 116, आईपीसी की धारा 511 और सीआरपीसी की धारा 436 ए। देखिए कल गलत हो गया था, पिछले लेक्चर में 437 मैं बता दिया था। अगर आप लोग लिखे हैं तो उसको सुधार लेंगे। वह जो दंड भिन्न की गणना की जाती है वह 436 ACRPC है। मैंने आपका कल के लेक्चर में थोड़ा गलती हो गई थी, अगर आप लिखे हो 437 है तो उसको सुधार करके क्या कर लेंगे, 436A। यानी कि आपका फिर एक बार देखिए, एक उदाहरण मैं बता दूं 511 से। धारा 511 ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का प्रयास करता है तो ऐसी दशा में वह आजीवन कारावास के आधे से अधिक के लिए दंडित नहीं होगा। तो आप दिमाग तुरंत निकालेंगे कि आजीवन कारावास का क्या कहा जा रहा है, आधा कहा जा रहा है। तो जब आधा कहा जा रहा है तो तुरंत आईपीसी की धारा 57 आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब दंडाभिन्नों में गणना करनी है तो आजीवन कारावास को कितने वर्षों के तुल्य माना जाएगा, 20 वर्ष, और आजीवन कारावास का अब आधा कितना हो जाएगा, 10 साल। लेकिन हमेशा नहीं। इसके बाद आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका 65 से क्वेश्चन बनता है। 65 से भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, और 65 से ये क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी अपराध में कारावास और जुर्माना दोनों का दंड है और अभियुक्त पर जुर्माना लगाया गया, अपराधी ने जुर्माना अदा नहीं किया, तो वह एक्स्ट्रा कितने कारावास के लिए दंड का भागी होगा। तो जो उस अपराध के लिए जो सजा है उसका 1/4 से अधिक नहीं। आइए एक उदाहरण देखिए अच्छे से। यहाँ से भी आपका एपीओ में भी एचजेएस में भी समस्या बनी है, वही समस्या देखा जाए। देखिए अगर कोई व्यक्ति घर में चोरी करता है तो ऐसी दशा में कौन सी धारा आईपीसी की लागू होती है, 380। 380 में जो दंड है अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अब ये एक व्यक्ति है, यह घर में चोरी किया। घर में चोरी के लिए न्यायालय ने इसे 1 वर्ष की सजा सुनाई और 2000 रुपया जुर्माना लगाया। तो जुर्माना भी दंड का रूप है। अगर ये 2000 जुर्माना नहीं देता तो इसके बदले में वह अतिरिक्त कारावास के दंड का भागी होगा। और बस यही 65 में देखना है कि 2000 रुपया जुर्माना नहीं देता तो और एक्स्ट्रा कारावास की सजा कितनी हो सकती है। तो दिमाग यहाँ लगाइएगा भाई। जो उस अपराध के लिए अधिकतम दंड है उसका 1/4 से अधिक नहीं होगा, तब 7 साल का कितना निकालेंगे, 1/4। तो 7 साल के महीने में कन्वर्ट कर लीजिए, 84 महीना, और 84 महीने का चौथा भाग निकाल लीजिए तो कितना होगा टोटल, 21 माह। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस उदाहरण में अगर अपराधी 2000 जुर्माना नहीं देता तो इस उदाहरण में एक्स्ट्रा 1 वर्ष के अलावा, यानी कि 1 वर्ष की सजा मिली थी तो 1 वर्ष के अलावा वह अधिकतम कितनी सजा का हकदार हो सकता है, 21 महीने। ये एचजेएस में भी समस्या बना है।
यानी कि एक लाइन फिर बता दिया जाए, 65 रट कर जाइएगा। अगर किसी अपराध के लिए कारावास और जुर्माना दोनों की सजा हो और अपराधी जुर्माना नहीं देता, तो जो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा हो सकती है, कितनी हो सकती थी? 7 साल। तो उसका 1/4 यानी कि 1/4 कितना हो गया? 21 माह तक अब जुर्माना न देने पर सजा दी जा सकती है। याद रखिए कितना जुर्माना लगा था इस उदाहरण में? 2000। लेकिन ये नियम कब लागू होगा? जब अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो। लेकिन फिर नियम को चेंज करेंगे और नियम ये चेंज करना है कि यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, तब आपका 67 अप्लाई करेगी। बहुत पूछा गया है। ऐसे अपराध जिसमें केवल जुर्माने का दंड हो, तो ऐसी दशा में जुर्माना अगर अपराधी नहीं देता, तो कितना अधिकतम उसे जेल की सजा दी जा सकती है, इसका निर्धारण किस धारा से होगा? 67। फिर एक बार देखिए, अगर केवल अपराध के लिए जुर्माने का दंड हो और जुर्माना अपराधी नहीं देता, तो अतिरिक्त जुर्माना न देने के बदले वह कितने दिन जेल में रहेगा, इसका निर्धारण किस सेक्शन से होगा? 67। पिछली बार आपका आया भी था। जेएपीओ हर एक जगह पूछा जाता है और एचजेएस में भी आया था कि ऐसे अपराध जिसमें केवल दंड जुर्माना हो और जुर्माना नहीं देता अपराधी, तो एक कारावास जो होगा वह सादा होगा कि कठोर होगा? तो केवल और केवल क्या होगा? सादा। सश्रम नहीं, कठोर नहीं होगा। और निम्न मापमान के अनुसार होगा। मापमान भी याद रखिएगा। यदि जुर्माना 50 या कम रुपए का है, तो कितने माह? 2 माह। 50 रुपये से अधिक का जुर्माना लेकिन 100 रुपया है, तो 4 माह। और 100 रुपये से अधिक जुर्माना तो 6 माह। यानी कि ये मापमान बेयर एक्ट में दिया है स्पष्ट रूप से। धारा 67 में आप देख सकते हैं। 60, हाँ देखिए 67। इसके बाद आपका धारा 70 याद रखिएगा। धारा 70 से पूछा जाता है जुर्माने की वसूली कितने साल के अंदर? तो 70 याद रखिएगा, हेडिंग ही याद रखिए। कितने साल के अंदर? 6 वर्ष। यानी कि सामान्यतः जुर्माने की वसूली 6 साल के अंदर कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर अपराधी को 6 साल से अधिक की सजा दी गई है, तब हो सकता है कि कंडीशन बना दे। तो जब अगर दंड 6 साल से अधिक का रहेगा, तो ऐसी दशा में जितना दंड रहे समय तक अपराधी से जुर्माना वसूला जा सकता है। और यदि अपराधी से जुर्माना नहीं वसूला गया, इसी बीच वह मर जाता है, तो जुर्माना नहीं मरेगा और जो वह संपत्ति छोड़कर गया है, उससे जुर्माना या फाइन क्या किया जाएगा? वसूला जाएगा। फिर एक बार देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा समस्यात्मक क्वेश्चन आते हैं। एक समस्या भी हम बनाते हैं। फिर एक बार देखिए भाई, सामान्य नियम यह है कि जुर्माना 6 वर्ष के अंदर वसूलनीय होगा। लेकिन अगर अपराधी को 6 साल से अधिक की सजा दी गई है, तो जितने दिनों की सजा दी गई है, जुर्माने की वसूली का समय भी बढ़ेगा और उतने दिनों तक जुर्माना वसूला जा सकता है। जैसे कि उदाहरण अब इसमें देखिए, एक अपराधी पर 100 रुपया केवल जुर्माना लगाया गया, तो 100 रुपया कितने साल तक वसूला जा सकेगा? 6 साल। और 2 लाख लगाया गया, तब भी 6 साल।
1 साल का कारावास दिया गया और 100 रुपया जुर्माना तब भी 6 साल। 2 साल का कारावास की सजा दी गई और 1000 जुर्माना तब भी कितने दिनों में वसूली होगी जुर्माने की? 6 साल में। 6 साल की सजा दी गई तब कितने साल में जुर्माना? 6 साल। लेकिन जैसे ही 6 साल से समय आगे बढ़ेगा, अब दे देगा कि एक अपराधी को 10 साल की सजा दी गई और जुर्माना 2000 लगाया गया। समस्या देखिए, तो ऐसी दशा में ये 2000 रुपया जुर्माना कितने समय तक वसूला जा सकेगा? तो इसी में आपका गलती होगा। तो फिर मैं बता दूं कितना मार कराएंगे? 6 साल नहीं, अब 10 साल। अगर मान लीजिए आजीवन कारावास की सजा दी गई हो तो कब तक जुर्माना वसूला जा सकेगा? आजीवन। 15 साल की सजा दी गई हो तब, और 5 साल की सजा दी गई हो तो कितना साल? 6 साल। यानी कि अगर 6 वर्ष या कम की सजा है तो अधिकतम कितने समय तक जुर्माना? 6 साल। अब अगला देखिए, अगर ये एक व्यक्ति था, 100 रुपया जुर्माना लगा, वह मर गया, तो जुर्माना वसूल होगा कि नहीं? तो जुर्माना न मार दीजिएगा, जुर्माना वसूल होगा। किससे होगा? उसकी संपत्ति से। यानी कि मृतक जो संपत्ति छोड़ कर गया है उसकी संपत्ति को कुर्क करके बेचवा कर जुर्माना वसूल होगा। ये 70। इसके बाद आपका 73 और 74 से क्वेश्चन बनता है। आत्मचिंतन का सिद्धांत या आत्म मंथन का सिद्धांत या एक्सपेक्टरी थ्योरी। अभी आपका राजस्थान में भी बना था, उसको लिख लीजिए बैरक पर। आत्मचिंतन का सिद्धांत, आत्म मंथन 73 74 दोनों में है। आत्मचिंतन का सिद्धांत या आत्म मंथन का सिद्धांत, आत्म अभिशंसन। तो ये कहाँ दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 73 और 74 दोनों में। 73 और 74 दोनों में। आपका देखिए उत्तराखंड कैसे बनाता है भाई। एकांत परिरोध किस धारा में? तो सेक्शन ज्यादा गलत होता है यहाँ जो बना है। देखिए ट्रिक पहले देखिए। एकांत परिरोध पूछे तो आप 73 मारिए और जैसे ही एक शब्द इसमें बढ़ाया कि एकांत परिरोध की अवधि किस धारा में, तो 74 मारिएगा। फिर मैं बता दूं, एकांत परिरोध किस धारा में, तो 73। और एकांत परिरोध की अवधि या टाइम पूछे तो 74। अब अगला धारा आपका 75 आती है। 75 में पूर्व दोष सिद्धि है। आपका उत्तराखंड अभी झारखंड पूछा था कि पूर्व दोष सिद्धि। भाई घर पर एक बार पढ़ लीजिएगा 73 74। उतना अब समय नहीं रहा बहुत डिटेल में समझाने का। मुख्य मुख्य बातें ही, 2 4 बातें आपको अब घर पर भी पढ़नी होगी, क्योंकि इधर 2 3 दिन नुकसान हो गया, नहीं तो थोड़ा डिटेल में चलता। अब आइए, इस प्रकार आपका ये अध्याय भी समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं इसके आगे वाला अध्याय, अध्याय 4 चलते हैं। जनरल एक्सेप्शन या साधारण अपवाद। इधर से भी 3 4 क्वेश्चन आपका बनेगा ही। और ये चैप्टर तो हमें लगता है कि ज़्यादा लोग पढ़े भी रहते हैं, खूब पढ़े भी रहते हैं। अब ये हैं कि इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं कंपटीशन के लिए, जो टेक्निकल बातें हैं वहीं बताई जा सकती हैं। अब पूरा बेयर एक्ट पढ़ाने का समय गया। अब इतने कम, अब टल जाए तो टल जाए, अलग बात है, क्योंकि लोग मांग कर ही रहे हैं धीरे धीरे। अब क्या होगा कोई भरोसा नहीं। अब ये है कि भाई आयोग ने जांच कमेटी बनाई और आयोग का अध्यक्ष गायब है, यानी कि आपका रोम जल रहा है और नीरो कहीं चैन की बंसी बजा रहा है। लड़के परेशान हैं कि आपका साइबर अपराधी कहीं पैसा न मांग ले।
और अगर फर्जी पेपर भी 3 दिन पहले वायरल हो गया तो लड़कों का विश्वास हो जाएगा कि जो ये फर्जी वाले वाले हैं ये सही हैं, भले फर्जी वायरल हो जाए। यानी कि अगर कोई फर्जी पेपर भी 3 दिन पहले वायरल हो जाए सोशल मीडिया पर तो कई लड़के परीक्षा अब छोड़ भी देंगे। तो आयोग को यही मैंने आयोग को भी सोचना चाहिए कि भाई जब डाटा लीक हो गया, आयोग नाम तक लीक हो गया है, तो साइबर जो अपराधी हैं अब क्या पेपर लीक कर सकते हैं कि नहीं, अब इसको कैसे क्या किया जाए, ये तो शुचिता पर सवाल खड़ा करता है, इसमें कोई शक नहीं। आपका ये शुद्ध रूप से शुचिता पर क्या करता है। तो हो सकता है भाई, देखिए अब आयोग भी है, अपना आंतरिक कमेटी भी बनाया है, फिर पुलिस भी जांच कर रही है, तमाम जांचें हो रही हैं। अब जांच में क्या आता है वो अलग बात है। देखिए आगे भाई आपका तो अध्याय 4 शुरू, चाहे अब कुछ भी हो भाई पढ़ना तो है ही, जो होगा 2-4 दिन में क्लियर ही हो जाएगा। नहीं तो तैयारी में कमी न रखिए, तैयारी जारी रखिए, ये नहीं कि आपका हो मैंने तैयारी जारी रखिए। अभी एक और है कि यूजीसी नेट का एग्जाम लाका और उत्तराखंड आपका एपीओ एक साथ टकरा गया। यानी कि जो लोग नेट दे रहे हैं उनका भी 21 को हो गया और उत्तराखंड भी 21 को है। समस्या ये आई कि अब एक ही दे सकते हैं, तो वो लोग भी अभियान चला रहे हैं कि कोई एक क्या किया जाए, टाला जाए। तो देखिए आगे अध्याय 4 में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अध्याय 4 को शुरू किया जाए, 3 या इधर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अध्याय 4 से, इसमें कोई शक नहीं है। तो अध्याय 4 जनरल एक्सेप्शन है, साधारण अपवाद है। तो साधारण अपवाद मतलब ये हुआ कि अगर कोई अभियुक्त कोई अपराध करता है और अपना मामला अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर 106 तक में ला देता है तो वह किसी दंड का भागी नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन आया कि अध्याय 4 में कितना दंड का प्रावधान है, तो ये दंड वाली धाराएं नहीं हैं, बल्कि कौन वाली धाराएं हैं, बचाव की। तो ये यूपीएपीओ ने बनाया। किस अध्याय में जनरल एक्सेप्शन है यूपीएपीओ का क्वेश्चन है 4 में। सेक्शन पूछा गया कहाँ से कहाँ तक, 76 से लेकर कहाँ तक, 106 तक। इसका बिहार में पूछा कि इसको साबित करने का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर होगा कि अभियोजन पर, अभियुक्त पर होगा। एविडेंस की धारा जोड़ लीजिएगा, कौन सी एविडेंस की धारा, 105। एविडेंस की कौन सी धारा कहती है कि साधारण अपवादों को साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है। तो आपका जवाब रहेगा 105। अगला क्वेश्चन जो झारखंड और जेस में बना कि साधारण अपवाद किन अपराधों में बचाव के रूप में मान्य है, आईपीसी के तहत अपराध में, विशेष विधि के तहत अपराध में या स्थानीय विधि के तहत अपराध में। तो उपर्युक्त सभी मारिएगा। यानी कि ये जो बचाव दिए गए हैं केवल आईपीसी के तहत अपराधों में ही नहीं बल्कि विशेष विधि और स्थानीय विधि के तहत अपराधों में भी मान्य है। अब जनरल एक्सेप्शन को दो भागों में कानून बांटता है और दो भाग पहले बना लिया जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एक 76 से 95 और दूसरा 96 से लेकर 106। 76 से 95 तक में अभियुक्त को बचाव इसलिए दिया जाता है कि अभियुक्त आपराधिक कार्य तो करता है लेकिन उसका आशय नहीं रहता, इंटेंशन नहीं रहता। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है, देखिए तोड़ कर लिख लीजिएगा। 76 से लेकर अगर 95 तक में साधारण बचाव है
और अगर ये पूछे कि 76 से लेकर 95 तक में बचाव का आधार क्या है, तो आशय की अनुपस्थिति, इंटेंशन का न होना, मनः स्थिति का अभाव होना या दुराशय का न होना। यानी कि मेंस रिया का क्या होता है? अभाव। यानी कि एक्टस रिया होती हैं लेकिन क्या नहीं होती? मेंस रिया। इसलिए अभियुक्त को किन धाराओं में बचाव दिया जाता है? 76 से लेकर 95। और जो 96 से लेकर 106 है वह प्राइवेट प्रतिरक्षा है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा है। उसमें बचाव का आधार है कार्य का उचित होना, न्यायानुमोद्य होना, न्यायोचित होना, जस्टिफाई होना। यानी कि जस्टिफाई होना। अब जो छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन बना वो ये बना कि सामान्य अपवाद में बचाव किस आधार पर दिए जाते हैं? तो आशय का अभाव, कार्य का न्यायोचित होना, कुछ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि दोनों मैंने पूरा पूछ रहा है, 76 से 106 तक पूछ रहा है, तो आप दोनों मारिएगा। 76 से 95 पूछे तो आशय की अनुपस्थिति मारिएगा, और स्पेशल 96 से कहाँ पूछे? 106, तो कार्य का क्या होना? जस्टिफाइड या न्यायोचित या उचित। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है भाई, ये अच्छे से तैयार रखना है। अब आइए 76 से उड़ान भरा जाए। 76 में विधिक बाध्यता है। तो पहला क्वेश्चन आपका, अब देखिए बेयरेक्ट पढ़ाने का समय नहीं रहा, बेयरेक्ट एक बार घर पर पढ़िए। जो मुख्य मुख्य बातें जो कंपटीशन में आ सकती हैं अब इतने कम समय में, उसी पर हम अटैक कर सकते हैं। तो वहीं अटैक अब शुरू हो रहा है, यानी कि असली क्रैश कोर्स अब चल रहा है। बिना बेयरेक्ट कुछ और कुछ बिना बेयरेक्ट के। आपका कर्तव्य है कि बेयरेक्ट एक बार क्या करिए, घर पे पढ़िए। देखिए आपका धारा 76 से क्वेश्चन आपका बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि विधिक बाध्यता को कहाँ बचाव दिया गया है? तो धारा 76 में। दूसरा क्वेश्चन, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षमा करती है। ये किन धाराओं में सिद्धांत है? ये यूपी एपीओ में आया, तो दो धाराएं मारिएगा, 76 और 79। हो सकता है पूछ ले भाई 76 और 79। इन दोनों धाराओं में ये सिद्धांत समाहित हैं कि विधि की भूल क्षमा नहीं करती, जबकि तथ्य की भूल क्षमा करती है। विधि की भूल क्षमा नहीं करती, जबकि तथ्य की भूल क्षमा करती है। ये दो सेक्शनों में दिया गया है, 76 में और 79। अगला क्वेश्चन आता है कि भूल से संबंधित प्रावधान किन धाराओं में आईपीसी में? तो दो धाराएं मारिए, कौन कौन? 76 और 79, मिस्टेक से। अगला क्वेश्चन यूपीएपीओ ने बनाया कि तथ्य की भूल क्षमा करती है, ये किस धारा में? तो आपका 4 धाराएं दिया था, लेकिन उसमें से एक धारा 79 दिया था, तो दोनों धाराएं न रहे। तो तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की नहीं। अगर ऐसा आए तो एक धारा खोजिए, और दोनों धारा में कोई न रहे तो इनमें से कोई नहीं मार कर आइए। ऐसा भी क्वेश्चन बना है। तो भाई ये विधिक बाध्यता पर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य है, वह उस कार्य को करता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। और आपका इसमें जो पूछा जाता है, सैनिक का डायरेक्ट उदाहरण पूछा है। एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अनुसरण में भीड़ भीड़ पर गोली चलाकर 2-3 लोगों की हत्या कर देता है,
सैनिक किस धारा के तहत बचाव का हकदार होगा? 76 के तहत होगा। पहला ही दृष्टांत है, कई बार पूछा है कि ये दृष्टांत किस धारा से रिलेटेड है, तो क्या मारेंगे? 76, क्योंकि वह विधि द्वारा बाध्य है कि अपने वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश का क्या करे? पालन। दूसरा देखिए 79 विधिक न्यायानुमतता है। कानून द्वारा तो व्यक्ति बाध्य नहीं होता, लेकिन अगर वह कोई कार्य कर देता है तो कानून कहता है कि तुमने कोई गलती नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भले ही तुम प्राधिकृत नहीं हो, यानी कि तुम बाध्य नहीं हो, लेकिन अगर कोई काम कर ही दिए हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अपराधियों को पकड़ने का कार्य पुलिस का है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अपराधी को पकड़ ले और पुलिस को सौंप दे तो प्राइवेट व्यक्ति ने अपराध नहीं किया। ये कौन सी धारा बताती है? 79। 79 में अगर भूल हो गई है, लेकिन विधि की भूल नहीं, किसकी भूल हुई हो? तथ्य की, तो वह क्षम्य है। यहाँ केस जो आपको याद रखना है, आर बनाम प्रिंस का याद रखना है, आर बनाम टाल्सन का याद रखना है, और अगला जो केस आपको याद रखना है वह आपका एम एच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य का याद रखना है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, चाहे वह देशी व्यक्ति किया हो या विदेशी। माने विदेशी भी अगर विधि की भूल किया है तो भारत में उसे माफ नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से किस केस में बता दिया गया? मेयर हंस जार। तो 3 केस याद रखिएगा। आर बनाम प्रिंस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आर बनाम प्रिंस का केस है, 76 पर है ये, 76 पर चल रहा है भाई। आर वर्सेज प्रिंस का केस है। दूसरा केस क्वीन बनाम टाल्सन। हल्का सा स्पीड बढ़ाइए भाई। पहला केस आर बनाम प्रिंस, दूसरा क्वीन बनाम टाल्सन, तीसरा आपका है ये मेयर हंस जॉर्ज वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। एक बार आपका क्वेश्चन आया है कि एक व्यक्ति बी को भूत समझता है, भूत समझ के मार देता है, बचाव मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मैंने किसी व्यक्ति को भूत समझकर भूलवश मार देने पर बचाव मिलेगा। और एक क्वेश्चन जो आया है वह भले अलग लिख लीजिए, तथ्य एवं विधि की मिश्रित भूल को क्या माना जाएगा? यूपी में जो बना है, तथ्य एवं विधि की मिक्स्ड मिस्टेक, तथ्य अलग से लिख लीजिए कहीं, तथ्य एवं विधि की मिश्रित भूल को क्या माना जाएगा? अब वहां दिया है तथ्य की भूल, विधि की भूल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई तथ्य और विधि की मिश्रित भूल को तथ्य की भूल माना जाएगा और अभियुक्त बचाव का हकदार होगा। उसको लिखिए, यूपीजे में आ चुका है, एपीओ में, क्योंकि यूपी एपीओ भी आपका बता दिया जाए। अभी परसों ही, मैंने कल ही परसों पता हमने करवाया था, आयोग प्रक्रिया शुरू कर दिया है वैकेंसी निकालने की, और इस माह के लास्ट तक, नहीं तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक पूरा चांस है कि विज्ञापन हो जाए। तो हम चाहते हैं कि भाई 21 के बाद विज्ञापन हो, ताकि हाय तौबा न मिले, क्योंकि तुरंत आपका पहले पुलिस एक्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि एक कानून यूपी का कौन लगाना पड़ेगा? पुलिस एक्ट तुरंत लगाना पड़ेगा। तो हम भी चाह रहे हैं कि थोड़ा हाय तौबा से बचा जाए, और 21 के बाद ही वैसे आएगी इधर तो। लेकिन वैकेंसी आपका हर हाल में, आयोग अपनी तैयारी में है, प्रक्रिया को गति दे चुका है, मैं बता दूं। स्पष्ट याद रखिए भाई, प्रक्रिया चालू है आपका वैकेंसी निकालने की आयोग द्वारा।
और इस माह के लास्ट में या आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में, और हो सकता है 2 अढ़ाई 3 माह दे फ्री के लिए, तो भाई आपका उत्तराखंड दे आइए, तो पूरे जोर से यूपीजे और एपीओ पर लगना है, ये भी आ जाएगी उसी के आसपास। फिर तो तथ्य और विध की मिश्रित भूल को कौन सी भूल माना जाएगा, आ चुका है। तथ्य की कि विध की कि दोनों की, तो किसकी भूल, तथ्य की। अगला देखिए, इसके बाद आपका 77 पूछा जाता है, न्यायिक कार्य को कहाँ बचाव दिया गया है। 77 में न्यायिक कार्य को कहाँ बचाव दिया गया है। 77 में कार्यपालकीय कार्य को कहाँ बचाव दिया गया है। 78 में वहीं लिख लेना, न्यायिक कार्य को कहाँ बचाव है। 77 कार्यपालकीय कार्य को कहाँ बचाव है। 78 में अब जल्लाद का उदाहरण बिहार और तमाम राज्य पूछ रहे हैं कि जल्लाद किस धारा में बचाव का हकदार होगा, तो आपका 77 की 78 में, तो 78 में, क्योंकि उसका कार्य क्या है, कार्यपालकीय। तो एक लाइन लिख लीजिए, तो जल्लाद 78 के तहत बचाव का हकदार होगा। भाई अभी बिहार में भी आया था, जल्लाद को कौन सी धारा बचाव देती है, तो 70। देख लीजिए एक लाइन, यूपी में भी आया है। एक जल्लाद न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में एक कैदी को फांसी पर लटका देता है, तो जो न्यायाधीश फांसी की सजा दिया है वह बचाव का हकदार होगा 77 में, और जो जल्लाद फांसी पर लटकाया है वह जल्लाद बच जाएगा किस धारा में, 78 में। गलत ना, अभी बिहार एपीओ में भी आया था। 79 बता ही दिया गया, विधिक बाध्यता है कि विधिक न्यायानुमतता है। 79 में विधिक न्यायानुमतता है। न्यायानुमतता का मतलब फिर एक लाइन बता दें, व्यक्ति आपका कह सकते हैं कि आपका बाध्य तो नहीं होता किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन अगर वह उस कार्य को कर देता है तो कानून कहता है कि आपने कोई गलत कार्य नहीं किया, कानून शाबाशी देता है और दंड से वह व्यक्ति क्या होता है, बच जाता है। इसके बाद 80 आ जाइए, दुर्घटना या दुर्भाग्य की प्रतिरक्षा किस धारा में, तो धारा 80 में। और 80 में आपका जो मुख्य रूप से पढ़ना है, उदाहरण पूछा जाता है। उदाहरण वही कुल्हाड़ी या एक्स या टंगारी वाला नहीं भाई, इलाहाबादी भाषा में आपका टंगारी कहते हैं। देखिए अब यही क्वेश्चन, टंगारी समझ रहे हैं ना आप, एक्स समझ रहे हैं, कुल्हाड़ी। हाँ हाँ, तो कुल्हाड़ी को यहाँ इलाहाबाद में टंगारी कहा जाता है, टंगारी ना कह दीजिएगा। टंगारी। देखिए आपका, देखिए ध्यान से आपका, ये एक व्यक्ति है कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। क्या काट रहा था, और कुल्हाड़ी का जो लोहे का फल होता है वह उछल गया, मैंने उसमें से निकल गया और पास खड़ा एक व्यक्ति को लग गया और वह व्यक्ति मारा गया। तो अगर कुल्हाड़ी चलाने वाले ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया है तो वह कोई दंड का भागी नहीं होगा, क्योंकि मात्र और मात्र ये एक्सीडेंट या दुर्घटना ही माना जाएगा, और न तो कुल्हाड़ी वाले का आशय था, न उसने उपेक्षा बरती, न उसका ज्ञान था, और दुर्घटना हो गई तो उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। देखिए इसमें आपका कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी वाले पर फिर एक बार देखा जाए, कुल्हाड़ी वाला अब इसी में घुमा देता है कि बच्चे खेल रहे थे तो बूढ़े बैठे थे तो औरतें आसपास थी, तो भाई कोई बैठा हो, अगर कुल्हाड़ी चलाने वाला सद्भावना पूर्वक क्या किया है, कार्य किया, देखिए सद्भावना पूर्वक कार्य किया है तो वह बचाव का क्या होगा, हकदार। सद्भावना पूर्वक का मतलब ये हुआ
कि देखिए क्या क्या, यानी कि उचित सतर्कता और सावधानी बरता है। यानी कि कुल्हाड़ी लकड़ी पर चलाने के पहले इस बात को चेक किया था कि जो मुठिया होता है उसमें लोहा अच्छे से फंसा है कि नहीं, कहीं ढीला तो नहीं है। कुल्हाड़ी चलाते समय आपका पूरा मैंने पकड़ा भी था जोर से कुल्हाड़ी को, लकड़ी पर ही चलाया, जैसे चलाना चाहिए उसे वैसे ही चलाया। फिर भी अब ये नहीं कि कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा दौड़ा कर मारने लगिए और कहिए कि हम तो लकड़ी काट रहे थे, या कुल्हाड़ी चला कर फेंक दीजिए। कुल्हाड़ी चलाकर फेंकना नहीं है आपका। जैसे लकड़ी काटी जाती है वैसे क्या कर रहा था, काट रहा था, तो बहुत ज़्यादा नहीं आपका। हाँ, ये धारा 81 देखा जाए, कुल्हाड़ी वाला केस याद रखिएगा बस, ज़्यादा नहीं इसमें। 81 से आपका क्वेश्चन बनता है, बीएचयूएलएलएम में भी पिछली बार बना। आवश्यकता, आपका आवश्यकता की प्रतिरक्षा या अनिवार्यता की प्रतिरक्षा। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती, ये किस धारा का सिद्धांत है, 81 का है। आवश्यकता को किस धारा में बचाव दिया गया है, तो 81 में दिया गया है। आवश्यकता को किस आधार पर बचाव दिया गया है, आधार ये है कि अगर दो बुराइयों में से एक बुराई का चयन अनिवार्य हो तो ऐसी बुराई का चयन करिए जिसमें नुकसान ज़्यादा हो कि कम हो, कम हो। यानी कि व्यक्ति को ज्ञान रहता है लेकिन इरादा नहीं, तो दो उदाहरण देखा जाए जो पूछे जाते हैं, और तब कम से कम एक केस याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं। जो लीडिंग केस हैं उसके अलावा कम पूछा जाता है, लेकिन दो उदाहरणों से समझिए। मान लीजिए एक जहाज है और जहाज में आग लग जाती है, नहीं, एक जहाज है और जहाज अब भार ज़्यादा हो गया, जहाज डूबने के कगार पर है, तो नाविक लोगों का जो सामान है वह नदी में फेंक देता है ताकि जहाज का भार कम हो जाए। और तो ऐसी दशा में बड़ी हानि को रोकने के लिए कौन सी हानि नाविक ने किया, छोटी। दूसरा उदाहरण आपका देखा जाए जो पूछा जाता है, एक बड़ा जलयान इधर से आ रहा है तेजी से, अचानक वह देखता है कि दो छोटी छोटी नौकाएं उसके आगे आ जाती हैं। एक नौका पर 10 लोग सवार हैं और दूसरी नौका पर 20 लोग। जहाज को रोका नहीं जा सकता अचानक, और अगर इधर मोड़ता है तो संभावना है कि कितने लोग मर जाएंगे, 10 लोग, और इधर जहाज मोड़ता है तो 20 लोग। आशय नहीं है लेकिन ज्ञान है कि जहाज से टक्कर से क्या होगी, छोटी नौका ध्वस्त हो जाएगी। तो अगर 10 लोगों की ओर जहाज को मोड़ दिया, 10 लोग मर गए, तो क्या बड़ी जहाज ने कोई अपराध किया, नहीं, क्योंकि निसेष्टी या आवश्यकता यानी कि सेक्शन 81 ऐसे कैप्टन को क्या देगा, बचा। यानी कि दो बुराई में से एक चयन करना हो तो कौन सी बुराई चयन करिए जिसमें नुकसान ज़्यादा होने की संभावना हो कि कम हो, कम हो। तो आइए जो केस हैं लिख लीजिए इसी पर। आर बनाम डडले एवं स्टीफन, यही क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है कि आर वर्सेज डडले एवं स्टीफन का केस किससे संबंधित है, तो सेक्शन 81 मार्क कराइएगा। इसमें जज का नाम पूछा है भाई, जज का नाम आपका लिख लीजिए कोलरिज। आर बनाम डडले एवं स्टीफन खूब पूछा जाता है, किससे रिलेटेड हैं, तो 81 से। जज का नाम याद रखिएगा कोलरिज, और इसमें जो पूछा जाता है आपका, इसका उपनाम लिख लीजिए मैग्नानिटी, मानव द्वारा मानव को मार कर खाना,
मिग्नानिटी का मामला कहते हैं। मिग्नानिटी का मामला, मानव द्वारा मानव को ही मार कर खाना। इसमें देखिए आपका जज का नाम, देखिए आपका पूछा क्या गया है, कोटेशन पूछा गया है भाई कि सामान्यतः अपने जीवन को संरक्षित करना एक कर्तव्य है, लेकिन दूसरे के जीवन को बचाने के लिए इसको निछावर कर देना, बलिवेदी पर चढ़ा देना, ये एक परम कर्तव्य है। कि किस जज ने कहा, तो कोलरिज ने, और किस केस में कहा, तो आर वर्सेस डडले एवं स्टीफन। अब डिटेल में संभव नहीं है। इसके बाद आइए 82 देखा जाए धारा। 82 भी यूपीएपीओ में बना था। डोली इनका एपेक्स अक्षम गुड़िया का सिद्धांत किस धारा में है? 82 में है। डोली इनका एपेक्स यानी कि धारा 82, 7 वर्ष से अगर कोई कम का बच्चा है, अपराध किया है, तो वह क्षम्य है और वह उस अपराध के लिए सजा नहीं पाएगा। पूर्ण उन्मुक्ति है कि सीमित? पूर्ण उन्मुक्ति है। और ऐसे बालकों को हम कहते हैं, अपराध करने में अक्षम कहते हैं। तो अपराध करने में अक्षम गुण, ऐसे बालक गुड़िया के समान होते हैं जो अपराध करने में अक्षम माने जाते हैं। तो डोली इनका एपेक्स यानी कि अपराध करने में अक्षम कहाँ बालक दिया गया है? 82 में। आइए 83, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के बालक को समझदारी के आधार पर बचाव मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर वह अपने कार्य की प्रकृति को समझ रहा है तो दंडित होगा, और नहीं समझ रहा है तो वह दंडित नहीं होगा। ऐसे बालक को अपराध करने में सक्षम माना जाता है। तो डोली कैपेक्स, इनका एपेक्स नहीं, लिख लीजिए। धारा 83 में कौन सा सिद्धांत है? डोली कैपेक्स। इनका एपेक्स नहीं, सक्षम गुड़िया। तो अक्षम गुड़िया किस में? 82। सक्षम नहीं पूछा है तो पूछ लेगा, सक्षम गुड़िया किस धारा में? 83। डोली का एपेक्स किस धारा में? 83। इसके बाद 84 आ जाइए। चित्त विकृतता पर क्वेश्चन बनता है। चित्त विकृतता को किस धारा में बचाव दिया गया है? 84 में। कब चित्त विकृतता होनी चाहिए? जब वह अपराध करने के पहले, अपराध करने के बाद, अपराध करने के समय। यूपीएपीओ का क्वेश्चन है, कब होनी चाहिए तो बचाव मिलेगा? अपराध के समय। केस याद रखिएगा, मैकनाटन। तो भाई उसी पर लिख लेना 84 पर कि मैकनाटन का केस किससे संबंधित है? तो आपका 84 से संबंधित है। जज का नाम मुख्य न्यायाधीश थे टिंडले। टिंडा खाते रहिए और टिंडले नाम लेते रहिए। टिंडले बाय मैकनाटन का केस 15, हाँ 15, 16 जज थे, नहीं आपका 15 थे कि 16? 15 थे। 14-1 से निर्णय आया। अल्पमत में जस्टिस माल ने निर्णय दिया था। मुख्य न्यायाधीश टिंडले थे। पूछ सकता है भाई मुख्य न्यायाधीश। नेट वोट में अल्पमत में निर्णय ज्यादा पूछ रहा है। पिछली बार 2 या 3 क्वेश्चन ये दिया था कि किसने अल्पमत में निर्णय दिया नेट के एग्जाम में। लेकिन जेपीओ में कभी अभी मॉडल चेंज नहीं किया। लेकिन मुख्य न्यायाधीश टिंडले थे और 14-1 से निर्णय आया। टोटल जज लिखना चाहे तो 15, मैं बता कितने जज थे, और 14-1 से निर्णय आया। मुख्य न्यायाधीश टिंडले थे। अल्पमत में निर्णय दिया जस्टिस मान ने। मैकनाटन का जो नियम है ये आपका किस धारा में आईपीसी के समाहित हैं? 84 में। बस इतना याद रखिए, इतने पर काम हो जाएगा। अगला ये 85
आपका अनैच्छिक मतदाता, ये भी खूब पूछा जाता है। अनैच्छिक मतदाता कहाँ बचाव दी गई है, तो 85 में, और स्वैच्छिक मतदाता 86। भाई एक तो सेक्शन ए गलत हो जाता है, पहले जबरदस्ती अनैच्छिक वाला है, तो ये सेक्शन याद करके जाएगा, सेक्शन लोग गलत कर देते हैं। अनैच्छिक पहले है, स्वैच्छिक बाद में है। तो अनैच्छिक मतदाता किस धारा में, 85। स्वैच्छिक मतदाता किस धारा में, 86। कौन मतदाता पूर्ण बचाव देती है, अनैच्छिक की स्वैच्छिक, तो अनैच्छिक। और कौन मतदाता यानी कि कौन नशा आंशिक बचाव देता है, स्वैच्छिक। तो अब 86 में बस एक पॉइंट याद रखना है आपका, स्वैच्छिक मतदाता किस मामले में बचाव देगी और किस में नहीं देगी। तो आशय के मामले में बचाव देगी, लेकिन किस मामले में बचाव नहीं देगी, ज्ञान। हो सकता अंदर से पूछ ले, आशय के मामले में बचाव देती हैं लेकिन ज्ञान के मामले में नहीं। इसके बाद 87, 88, 89। तो 87 में एक लाइन जानना है, वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया, यानी कि जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं होती। इस बार यूपी जे में भी आया मैक्सिम की वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया का सिद्धांत किस धारा में समाहित है, तो आपका जवाब रहेगा 87 में। 87 वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया। इसके बाद आपका सहमत किस धारा में बचाव है, तो 87, 88, 89 में। फिर 90 से क्वेश्चन बनता है, 90। हाँ देखिए, इसमें आपका एक और बनता है क्वेश्चन कि चिकित्सकों को कौन सी धारा बचाव स्पेशली रूप से देती है, 87, 88, 89। तो इसमें कौन मार कराएंगे, 88, उसको लिख लीजिए तो अलग से। चिकित्सकों को कौन सी धारा बचाव स्पेशल रूप से देती है, तो 88 मार कराइएगा। डॉक्टरों को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, चिकित्सकों को कौन सी धारा बचाव देती है, तो आपका 88 मारना है। फिर आपका 90 पूछा जाता है कि कब सम्मति वैध होगी, कब अवैध होगी, ये 90 में बताया गया है। तो 90 में वहीं आपका कितने वर्ष, वहीं देखिए टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। अगर भय के अधीन सम्मत पाई गई है, चित्त विकृत की पाई गई है, तथ्य का भ्रम दिखाकर पाई गई है, मत व्यक्ति का पाई गई है, तो वह सम्मत स्वतंत्र नहीं होगी। और एज वाला थोड़ा सतर्क रहना है, कितने वर्ष से कम के बालक की सम्मति कोई बचाव नहीं देगी किसी भी मामले में। तो कितने से कम वही रट कर जाना है, कितने से कम लिखा है 90 में, 12 से कम। यानी कि 12 वर्ष से कम का बच्चा किसी भी कार्य के लिए रजामंदी नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सम्मति वैध होगी, जो क्षति का भय दिखाकर पाई गई, जो आपका तथ्य का भ्रम दिखाकर पाई गई, जो 12 वर्ष के बच्चे की सम्मति है, और जो 12 वर्ष से कम के बच्चे की। तो बताइए कौन वैध होगी, भाई वैध कौन होगी, 12 वर्ष की 12 वर्ष से कम। वैध मैं पूछ रहा हूँ, अवैध नहीं। नहीं, 12 से ऊपर नहीं, यही गलती होता है। फिर एक बार देखिए, जब स्पष्ट बेयर एक्ट ये कर देखिए, फिर एक बार हम पढ़ देते हैं भाई, जहाँ से गलती होती है वो अटैक देखिए। अगर कोई शिशु 12 वर्ष से कम है तो उसकी सम्मति वैध सम्मति नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शिशु एकोरेट 12 वर्ष का है तो उसकी सम्मति वैध सम्मति मानी जाएगी।
और यही क्वेश्चन यूपी एपीओ और जे कई बार रिपीट किया है। बस ये टेस्ट करता है कि लड़का क्या ये पॉइंट पकड़ रहा है कि नहीं। तो अगर बच्चा 12 साल या 12 साल से ऊपर है तो कुछ दशाओं में आपका एक दो अपवाद है, वो अलग बात है, उससे मतलब नहीं, सामान्यतः वह किसी कार्य के लिए सम्मति दे सकता है। लेकिन दुराचार और व्यपहरण कुछ अपराधों के लिए अलग एज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम जनरली बता रहे हैं। 90 के बाद 91, 91 ये कहती हैं कि कुछ अपराध ऐसे हैं जो स्वतः अपराध हैं या बिना अपहानि के भी कानून अपराध मानता है, उसमें सम्मत कोई बचाव नहीं होगी। जैसे गर्भपात हो गया, लोक न्यूसेंस हो गया, बाइगेमी हो गया, सम्मत के बावजूद भी कोई बचाव नहीं होगा। 92 आपका सम्मत के मामले में सबसे सशक्त धारा है। तो ये पूछा जाता है इमरजेंसी से निपटने के लिए, आपातकाल से निपटने के लिए सम्मत के बिना भी कार्य किया जाता है, कौन सी धारा। तो इमरजेंसी वाली कौन सी धारा है, 92। सम्मत लेना संभव ही नहीं है तो एक इमरजेंसी बना दिया जाए। तो सम्मत के बारे में सबसे ताकतवर मजबूत धारा कौन है, 92। आपातकाल से किस धारा के तहत निपटा जाता है, 92। एक आपातकाल ला दिया जाए। देखिए, ये एक व्यक्ति है, घोड़ा से जा रहा था, घोड़ा बिगड़ैल निकला, दुलत्ती मारा यानी कि कूद गया गड्ढे में, व्यक्ति गिर गया, व्यक्ति बेहोश हो गया है। ऐसी दशा में कोई सूचना नहीं है कि ये कौन है, कहाँ का है। दो लोग अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर ये देखते हैं कि इसका ऑपरेशन तुरंत आवश्यक है, नहीं तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा। और ऑपरेशन के लिए सम्मत देने के लिए न उसके घर वाले हैं और न वो हैं, क्योंकि वो तो बेहोश हैं। तो आपातकाल में कानून कहता है कि सम्मत के बिना भी क्या करिए, कार्य। रजामंदी की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कब, ये आम में नहीं, कब, जबकि कैसा मामला हो, इमरजेंसी, आपातकाल के मामले में आपका कोई रजामंदी की आवश्यकता, गंभीर मामला होता है, तत्काल कार्यवाही अगर 1 सेकंड देर हो गई, 2 सेकंड, तो मामला क्या हो जाएगा, बिगड़ सकता है। तो अब आइए आपका 93, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सद्भावना पूर्वक संसूचना देता है, दुर्भावना में नहीं, और उस संसूचना के कारण नुकसान हो जाता है तो बचाव मिलेगा। 94, विवशता को बचाव देती है, मजबूरी को भयवश विवश किया गया है। यहाँ एक सिद्धांत है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है। एक दृष्टांत पूछा जाता है, जो भय होना चाहिए तत्काल मृत्यु का भय होना चाहिए। अगर इससे कम भय है तो अपराधी को बचाव नहीं मिलेगा और वह भय कार्य करते समय क्या हो, मौजूद हो। तो भयवश विवश किया गया। देखिए, इसमें बहुत अच्छा दृष्टांत बनता है, थोड़ा सतर्क रहिए भाई। ये एक लुहार हैं, डकैतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। डकैत उसे मृत्यु का भय दिखाते हैं कि चलो तिजोरी का ताला तोड़ो, और इस मृत्यु का भय दिखाने पर वह तिजोरी का ताला ताला तोड़ देता है। एक शब्द मैं मिस किया हूँ, देखिए आपका, अभी मैं बताया कौन सा शब्द मैं इसमें मिस कर दिया हूँ, तत्काल। तो क्या मिलेगा कि नहीं बचाव लुहार को, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एक शब्द मिस किया था, कौन सा, तत्काल। तो शब्द क्या हो तो लुहार को बचाव दीजिए। देखिए, एक लुहार को डकैत पकड़ लेते हैं, तत्काल मृत्यु का भय दिखाते हैं कि ताला तोड़ो, और नहीं तो तत्काल कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर। और ताला तोड़ते समय तत्काल मृत्यु का भय क्या था,
विद्यमान था कि नहीं था। तब ऐसा लुहार ताला तोड़ने के लिए दंड का भागी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह मजबूर किया गया था। तो मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। कौन सी धारा? 94। और पिछली बार यूपीजे में आया 95 से। विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती, यानी कि तुच्छ या छोटे कार्य हैं तो छोटे कार्यों को अपराध नहीं माना जाता। ये कौन सी धारा है? तो 95। मैक्सिम याद रखिए, डिमिनिमस लेक्स क्यूरेट, वही है ना। देख ले रहा हूँ भाई, एक सेकंड थोड़ा। नॉन लेक्स क्यूरेट, हाँ इसको मैक्सिम याद करके जाइएगा भाई। देखिए आपका डिमिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, यानी कि छोटे मोटे हानि हुई है तो हानि नहीं मानी जाती। जैसे कि एक पत्ता ही आम का ले लिया तो वास्तव में वो चोरी किया, लेकिन कानून उस पर ध्यान नहीं देता। तब छोटे अपराधों पर। इसके बाद आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा में 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई बात अपराध नहीं है। 97 विस्तार बताती हैं कि स्वयं को बचाइए दूसरे को भी, और स्वयं की संपत्ति को दूसरे को भी। 98 बस एक लाइन कि अगर किसी व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है फिर भी उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक होगा। 99 सीमा बताती हैं। और 100 आपका शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब मृत्यु कारित की जा सकती है। 100 और 103 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आपका ये बताती हैं। इसमें देखिए आपका जो पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए घर पढ़े भी लगते हैं लोग, वो इसमें नहीं है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन हम बता देते हैं 2-3 लास्ट में, ताकि ये चैप्टर भी भाई निपट जाए। इसमें टेक्निकल क्वेश्चन जो है आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा की सीमा पूछे तो 99 मारिएगा। ठीक। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कब मृत्यु कारित की जा सकती है तो 100 मार्क कराइए। और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब मृत्यु कारित की जा सकती है तो 103 मार्क कराइए। तो अब मने प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब मृत्यु कारित की जा सकती है? संपत्ति की प्रतिरक्षा, शरीर की प्रतिरक्षा, दोनों। तो दोनों मार्क कराइए। और या तो दोनों पूछेगा, अलग अलग पूछे तो 7 कंडीशन आपका 100 में है, 4 कंडीशन 103 में है, और आपका 7 कंडीशन में एक कंडीशनल है, आपका वो भी पढ़ना है। और आपका 103 में भी एक कंडीशनल है। तो आपका सतर्क रहना है। 7 दशाएं किस में है? 103 100 में। और 4 दशाएं किस में है? 103 में। इसके बाद जो पूछा जाता है आपका मने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में रिजुडियरी सेक्शन, अवशिष्ट धारा, तो 101 मारिएगा। और संपत्ति में पूछे तो 104। अवशेषी प्रावधान, उसको लिख लीजिए कहीं, अवशेषी शरीर के बारे में पूछे तो 101 मार्क कराइएगा, अवशेषी प्रावधान। और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में 104 मार्क कराना है। मैंने मृत्यु नहीं करेंगे, मृत्यु से अन्य पहान। तो इसको देख लीजिएगा आप भाई, पढ़े भी रहते हैं लोग। इस प्रकार आपका इधर चैप्टर भी प्रयास किया गया शॉर्टकट में, चूंकि समय कम है तो एक दो बातें भाई छोड़नी भी पड़ रही हैं।
तभी 10 मिनट का 12 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर हम सीआरपीसी चलाएंगे भाई। क्योंकि आईपीसी तो अब एक ही चैप्टर बचा है 16, और आपका कल चलेगा ही, तो कल पुलिस एक्ट लगाया जाएगा भाई। क्योंकि आज 14 हो गया, तो कल 3 दिन कम से कम पुलिस एक्ट, 4 दिन मत दिया जाए, क्योंकि नए लोगों के लिए वही जरूरी है। आपका आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस तो खूब पढ़े रहते हैं लोग, तो आपका पुलिस एक्ट और सीआर मैंने आईपीसी चलेगी, फिर अभी और चलेगा। तो अभी आपका सीआरपीसी अभी चलेगी, प्रयास करते हैं कुछ धाराएं प्री के लिए केवल आपका बता दिया जाए।